हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे इको यानी अर्थशास्त्र। ये पढ़ रहे थे हम, इसका चौथा चैप्टर पूर्ति पढ़ रहे थे। इसके हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम इसका तीसरा पार्ट आज पढ़ने वाले हैं। कल हमने ये पढ़ा था कि व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति क्या होती है, यानी एक ही समय में एक ही कीमत पर जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वस्तुएं की क्वांटिटी जो खरीदते हैं। ये आज हम इसी को आकृति की सहायता से समझेंगे। आपको ध्यान से देखना है। ये यहाँ पे हमने ये देखो, हमारी कीमत है, प्रति किलो की कीमत है हमारी, प्रति किलो, प्रति केजी, यानी 10 रुपये, 20 रुपये, 30, 40 और 50। यह हमारी वस्तु की कीमत है जो आपको यहाँ दी हुई है। अब इसमें APD यानी ए व्यक्ति और BPD यानी दूसरा व्यक्ति, और फिर है सेल की टोटल बाजार पूर्ति, यानी बाजार में टोटल कितना निकला, यह हमें इसमें पढ़ना है। तो ये मैंने कल बताया भी था आपको कि 10 रुपये होते तो APD वाला 80 लेता है, B वाला 60 लेता है, लेकिन बाजार में टोटल कितने निकले थे? 140। जब 20 रुपये होते हैं तो A वाला लेता है 180, B वाला लेता है 100, तो टोटल बाजार में से कितने निकले? 280। फिर जब 30 रुपये होती है तो A वाला लेता है 240, B वाला लेता है 180 और टोटल बाजार में से निकली 420। फिर जब 40 हो जाती है तो A वाला लेता है 300 और B वाला लेता है 260, लेकिन बाजार से टोटल निकलती है 560। फिर जब 50 हो जाती है तो A वाला लेता है 400, B वाला लेता है 300 और बाजार से निकलती है टोटल 700। अब आज हम क्या करेंगे, इन्हीं को आकृतियों के माध्यम से समझेंगे कि इनकी अलग अलग जो आकृति है वो किस प्रकार से हमें बनानी है। सबसे पहले हमें APD की आकृति को बनाना है, यानी जो APD है उसकी आकृति हम किस प्रकार से बनाते हैं वो आपको देखना है। हमने क्या किया, पहले हम APD यानी इस वाली की आकृति बनाएंगे। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें लिखना है, देखो सबसे पहले नीचे क्या लिखना है, किलो वगैरह होता है, पूर्ति वगैरह होती है, वर्ष होता है, समय होता है, ये सब हमें OX रेखा पर लिखना होता है। और जब भी आप ये डायग्राम बनाओ तो ये एरो करना मत भूलना। एरो का मतलब है कि ये और भी आगे साइड जा सकती है, इसे यहीं पे नहीं रोका जा सकता है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, ये हमारी कीमत है। कीमत हमेशा OY अक्ष पर लिखी जाती है। ये लिखेंगे हम 10, 20, 30, 40, 50 और ये हमारी 60। यहाँ पे हम लोग यहाँ तक लिखते हैं, 10 से लेके 60 तक ये हमने कीमत लिखी। फिर हमने इधर नीचे क्या लिखा है, एक ही कर रहे हैं तो एक ही सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, 400। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 400 तक बनाएंगे। तो डिस्टेंस कैसे लेंगे, 100, 200, ये 300 और फिर यहाँ पे 400, क्योंकि इतना तो हमको बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारा डायग्राम बनेगा ही नहीं। इसीलिए हमें क्या करना है, OY अक्ष पर कीमत लिखनी है जो है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्योंकि 60 रुपये तक की है। और OX पर हमें लिखनी है इसकी पूर्ति, यानी कितनी पूर्ति हुई, वो हमारी सबसे ज़्यादा हो रही है 400 के। तो ये हमें नीचे लिखना है। इनके जो आप डिस्टेंस ले रहे हो, जो जगह होती है वो इक्वल लेनी होती है, उसको बराबर लेना है, उसमें कहीं कुछ ऊपर नीचे नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है।
अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जब कीमत 10 रुपये थी, APD वाला देख रहे हैं हम लोग, जब कीमत 10 रुपये थी यानी ये कीमत 10 रुपये, तो उस समय लोग कितने एप्पल खरीद रहे थे? 80। यानी 10 रुपये की कीमत पर ये हमारी खरीदी गई 80, यानी ये 100 है तो 100 से ये थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि कीमत ये रही 10। अब ये हम क्या है कि 50, 60, 50, 100, 150 ऐसे लेते हैं ना तो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हमने 100, 200 ये लिए। तो जब 80 तो 10 रुपये उसकी कीमत होती है। देखो ये आधा होता है 50, 50 से थोड़ा सा इधर करके आएंगे तो 80। ये देखो यहाँ पे एक आप बिंदी बना दीजिए। उसके बाद फिर जब 20 रुपये तो 180, अब 180 क्या है, ये 150 हो गई, और 150 यानी 150, 150 के थोड़ा सा आगे, तो ये कितनी हुई? जब कीमत कितनी थी 20, तो कीमत तो इधर है तो इसके इधर और ये इधर। ये देखो इस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। जब कीमत कितनी होती है 30 रुपये होती है तो ये खरीदने वाले होते हैं 240। अब ये 250 यानी आधा, और ये 240 यानी एकदम हल्का सा इधर करेंगे। जब कीमत कितनी है आपकी 30 रुपये है तो ये हमारी होगी 240। ये हम क्या कर रहे हैं, APD का ही कर रहे हैं सिर्फ अभी। फिर जब कीमत हमारी बढ़कर के 40 हो जाती है तो वस्तु कितनी खरीदी जाती है? 40 होते ही 300 खरीदी जाती है, ये हमारा 300 है। फिर जब 50 हो जाएगी तो कितना लेंगे? 400। ये 50 और ये 400। ये देखो अब ये जो हमने ये कितने पैसों के हिसाब से कितने खरीदी है, फिर हमें इनको क्या करना है, हम इन सबको मिला देंगे। अब मिलाने के बाद हम ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है जो पूर्ति रेखा है। कौन सी? PD1 की, क्योंकि अभी हम PD1 की पूर्ति रेखा पढ़ रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे पूर्ति रेखा PD1 की। पूर्ति रेखा किसकी हुई? PD1 की, क्योंकि अभी यही कर रहे हो आप, PD1 की पढ़ी है हमने, तो ये PD1 की ये लिखना हमें। तो आया समझ में? ये था हमारा पूर्ति रेखा का जो चित्र डायग्राम है वो हमने A का बनाया है। अब उसी प्रकार से हमें किसका बनाना है? PDB का बनाना है। ये इनमें हमें सेम यही करना है, ऊपर तो वही 10-20 ही है क्योंकि कीमत तो हमारी एक सी है। ये देखो एरो बनाना मत भूलना। और ये OXY भी हमें लिखना है। OY पर हमें कीमत लिखनी है और OX पर हमें लिखनी है पूर्ति, जो आपकी कितने किलोग्राम में है वो लिखनी है। अब जो BPD का था वो देखो, इसमें क्या था आपका हाईएस्ट इसमें 300 ही है। तो आपको क्या करना है, जब 300 ही है तो आप इसमें क्या करोगे, 100, 200, 300 भी कर सकते हो, 50, 100, 150, 200, 250, 300 ऐसा भी कर सकते हो। आपको इजी जैसे लगे आप उसमें कर सकते हो। लेकिन इधर तो हमको क्या करना है 10, 20, क्योंकि कीमत हमारी वही है 30, 40, ये 50 और ये 60। लेकिन इधर हमारी क्या है, हाईएस्ट हमारी 300 है। तो हमें क्या करना है इसमें 50, आप ऊपर भी ऐसे कर सकते हो 50, 100, 150 ये कर सकते हो, लेकिन बड़े डायग्राम होने के कारण हमने ऐसा नहीं किया। नहीं, आप उसमें भी कर सकते हो, आप इसमें भी कर सकते हो। 150, ये 200, ये 250 और ये 300। अब इसमें भी क्या है कि ये देखो आपकी पीढ़ी है, ये लिखी हुई है आपकी। तो जब 10 रुपये है तो 60 रुपये 60 एप्पल खरीदेंगे। तो 60 कैसे आएगी, ये 50 है और एक उसके आगे जाते ही 100। और आपको तो उसमें पता भी है कि जो आपका ग्राफ आता है उसमें छोटे छोटे से चेक्स होते हैं, यानी जो आधा है डार्क वाली लाइन का आधा होता है उसके जस्ट आगे का, यानी 50 और एक ये 60। तो यहाँ पे 60 पे आप क्या करोगे
ऐसे एरो बना के, ऐसे बिंदी लगा के इसको राउंड में बना दोगे, ताकि जब मिलाएंगे तो हमें उसमें आसानी होती है। फिर जब 20 रुपये होती है तो कितनी खरीदी जाएगी? 100, एग्जैक्ट 100। तो ये आप यहाँ पे बना दीजिए। फिर जब कीमत 30 रुपये है तो 180 किलो एप्पल निकलती है। कीमत जब कितनी 30 रुपये होती है तो 180, यानी ये 200 है। 200 के आगे यानी 175 आधा हुआ और उसके जस्ट आगे ये हुआ। तो जब कीमत इतनी है तो ये यहाँ आ जाएगा। अब जब 40 रुपये कीमत है तो 260 किलो एप्पल निकलती है। 250 इसके जस्ट 1 आगे, ये 260। आपके पास तो ग्राफ रहेगा, स्केल रहेगी। अब मैं ये सब चीज़ें लेके ऐसे करूँगी तो हमारा तो कोर्स ही नहीं होने वाला, इसलिए मैं आइडिया से कर रही हूँ, लेकिन आपको परफेक्ट इसका स्केल वगैरह से बनाना है और पेंसिल से बनाना है। फिर जब कीमत हो रही है हमारी 50 रुपये, तो 50 रुपये जब कीमत होती है तो उस समय क्या होगा? 300, यानी ये कौन ले रहा है? PDB। तब हमारी 300 एप्पल निकलती है, यानी एग्जैक्ट ये निकली 300। अब हमें क्या करना है? इन सबको मिलाना है। ये हमारी होती है, ये कौन सी है? वो तो हमारी PDA रेखा थी। अब PDB की जो पूर्ति रेखा है वो हम इस चित्र के माध्यम से दर्शा रहे हैं। PDB की पूर्ति रेखा, ये लिखना अनिवार्य है, क्योंकि ये लिखोगे तभी समझ में आएगा कि आप बनाना क्या चाह रहे हो। ये हमारे PDA की बनाई हमने, फिर हमने PDB की बनाई। अब हम क्या करेंगे? ये तो दोनों हमने बना दी, लेकिन जो बाजार से जो माल निकला है, बाजार टोटल कितना निकला है, उसका हमें इसका डायग्राम बनाना है। वो हमारी होएगी बाजार की पूर्ति, यानी बाजार में से कितनी पूर्ति हुई है। तो इसका हम चित्र बनाएंगे, वही आकृति, वही O, एरो X, एरो एंड Y। फिर कीमत वही है हमारी 10, 20, 30, 40, 50 और 60। इधर क्या लिखेंगे हम? OY पर कीमत। नीचे क्या लिखेंगे? पूर्ति किलो, पूर्ति जो किलोग्राम में हो रही है। अब इसके नीचे क्या है? सबसे ज़्यादा हमारा कितना आ रहा है? 700। तो हम कैसे लिखेंगे? अब 700 बनाएंगे तो पता नहीं कितनी दूरी जाएगी, तो इसलिए हमें क्या करना है? इसमें 100 का करेंगे तो भी काफ़ी लंबा है, 100 का भी कर सकते हैं, 150 का भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में इसमें 200 का दिया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे? ये 200, ये 400, ये 600 और ये हमारा 800, इस प्रकार से बनाया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हमको वही करना है कि कीमत के अनुसार ये सब चीज़ें हमको इसमें दर्शानी है। जब कीमत 10 रुपये थी तो APD और BPD ने जो एप्पल खरीदी तो टोटल बाजार से उस समय निकली थी 140। तो ये इसका हुआ 100 और 100 के आगे हुआ ये 140। यहाँ पे आएगा इसका एरो 140, यानी आधे से ज़्यादा। जब कीमत 20 हो गई तो A ने 180 खरीदे थे, B ने 100 खरीदे थे, तो टोटल बाजार से उस समय कितना निकला था? 280। तो 200 यही है, ये 300 है तो 300 के थोड़ा सा इधर 280। फिर 30 रुपये जब हुई थी तो APD ने 240 ली, BPD ने 180 ली, और टोटल जो बाजार से एप्पल निकली वो थी 420 एप्पल निकली थी। तो ये 400 के जस्ट बाजू में, यानी एकदम पास में आएगी। जब 30 रुपये एप्पल थी, 400 से थोड़ा सा आगे आएगी। फिर देखिए, जब 40 रुपये थी तो APD ने 300 एप्पल खरीदी, BPD ने 260 खरीदी, और लेकिन बाजार में से टोटल निकली 560। तो ये 500 आधा हो गया और हल्का सा इसके आगे किया तो ये 560 हो गया, और लास्ट में ये 560। और जब 50 रुपये हुई तो APD ने 400 खरीदी, BPD ने 300 खरीदी, और बाजार से टोटल जो निकली वो निकली थी 700, यानी 600 और 800 के बीच में ये एग्जैक्ट हाफ, यानी ये
700। अब हमें इनको क्या करना है, मिला देना। ये आप स्केल से मिलाओगे तो एग्जैक्ट एकदम से सीधा मिलेगा। ये हमने जो बनाया, ये क्या बनाया, बाजार पूर्ति रेखा बनाई है, क्योंकि ए और बी तो हमने बना ली थी। अभी हमने बनाई बाजार पूर्ति रेखा का डायग्राम। मेरे अनुसार तो आपको ये तीनों डायग्राम अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे पूर्ति फलन। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, व्यक्तिगत और बाजार पूर्ति पढ़ेगी। अब हम पढ़ेंगे पूर्ति फलन क्या होता है। पूर्ति फलन में भी यही सब डायग्राम वगैरह आएंगे। पूर्ति फलन अर्थात किसी एक वस्तु के लिए पूर्ति को असर करने वाले परिबल, यानी जब पूर्ति की जाती है तो उसमें कौन कौन से परिबल सम्मिलित होते हैं। पूर्ति फलन किसी एक वस्तु की पूर्ति और उसे प्रभावित करने वाले अनेक परिबलों के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी पूर्ति जब की जाती है तो कौन कौन से परिबल उसके साथ में संबंध होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ये सब चीज़ें बताई जाती है। इस प्रकार ऐसा कह सकते हैं कि किसी एक वस्तु की पूर्ति अनेक परिबलों को फलन करती है। यानी एक किसी वस्तु की जब पूर्ति की जाती है तो काफ़ी सारे परिबल उसमें लगे हुए होते हैं। संक्षेप में पूर्ति का फलन किसी वस्तु का सेवा की पूर्ति को असर करने वाले परिबलों पर किस प्रकार से आधारित है, यह दर्शाया जाता है। इसमें है, ये इसका फॉर्मूला है। पूर्ति फलन का फॉर्मूला याद रखना, एस एक्स बराबर ये क्या है, एफ यानी फलन, फिर पी एक्स टी पी एफ, ये वाला आपको याद करना है। एक्स का मतलब होता है, एक्स यानी वस्तु की पूर्ति, सप्लाई ऑफ एक्स, ऐसी किसी भी वस्तु की सप्लाई यानी पूर्ति। एफ का मतलब होता है फलनात्मक संज्ञा है, यानी फंक्शन नोटेशन। पी का मतलब होता है एक्स वस्तु की कीमत, ये पी एक्स है ना, उसका मतलब है प्राइस ऑफ एक्स, यानी वस्तु की कीमत क्या है। ये आपको फॉर्मूला सिर्फ आपको यही याद रखना है, सिर्फ इतना सही, ये ज़रूरी भी है, आते ही हैं एग्जाम्स वगैरह में। फिर टी यानी टेक्नोलॉजी का स्तर, यानी लेवल, यानी कौन से स्तर की टेक्नोलॉजी आप जब काम में लेते हो, जिसके जैसे आप टेक्नोलॉजी काम में लोगे आपको उसके अनुसार ही आप वस्तु का उत्पादन कर सकते हो और उसके अनुसार ही फिर पूर्ति की जाती है। पीएफ यानी उत्पादन के साधनों की कीमत, यानी जो भी उत्पादन जब किया जाता है तो उसमें कौन कौन से साधन उसमें लगते हैं, उनकी कीमत को तय करके जो भी खर्चा वगैरह होता है, जो सब कुछ तय करने के बाद उसकी पूर्ति जब की जाती है तो ये सब प्राइस उसमें इंक्लूड हो जाती है। फिर है भविष्य की, ये पीई यानी भविष्य की कीमत, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, यानी आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, हो सकता है क्योंकि कीमत कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है। ये सब जो अटकलें हैं, ये जो सब अटकलें मतलब मुसीबत है, कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, ये सब भी इसमें आ सकती है। अब आपको कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता कि आने वाले भविष्य में कौन सी वस्तु की क्या कीमत होगी। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए। यू मतलब अन्य परिबल, यानी अन्य फैक्टर इसमें क्या क्या सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पूर्ति का नियम। अभी हमने पढ़ा पूर्ति फलन। पूर्ति फलन में आपको ये वाला जो सूत्र है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब है पूर्ति का नियम क्या होता है। मांग की तरह पूर्ति का भी निश्चित कीमत और समय के साथ संबंध होता है। जिस तरह मांग की तरह, मांग में क्या होता है, समय के अनुसार, यानी कौन से समय पर किस वस्तु की मांग होती है उसके अनुसार ही उस वस्तु की कीमत तय की जाती है। उसी प्रकार से पूर्ति का नियम जब होता है तो उसमें भी कीमत और समय, इन दोनों का संबंध इसमें देखने को मिलता है। यदि अन्य परिबल स्थिर हो, यानी अन्य जो भी काम करने के जो भी साधन हैं उनमें फेरबदल नहीं हो, कम ज़्यादा नहीं हो, स्थिर हो, तो कीमत में बढ़ोतरी करने से पूर्ति में विस्तार होता है। अगर कीमत फिर भी बढ़ा दी जाती है तो क्या होगा, पूर्ति भी अधिक की जाती है, और वस्तु की कीमत में कमी अगर होती है तो फिर पूर्ति भी
कम हो जाती है, यानी सस्ती वस्तु हो जाती है तो कौन उत्पादन करेगा, कोई नहीं करेगा, लगेगा वैसे ही सस्ती है, हमारा इतना खर्चा वगैरह होगा, इतना समय वगैरह लगेगा, तो वो उत्पादन कम करेंगे, उत्पादन कम करेंगे तो पूर्ति भी कम होती है। इस प्रकार, और अगर कीमत ज़्यादा है तो वो प्रोत्साहित होकर के उसमें उत्पादन अधिक करेंगे, अधिक करने से पूर्ति अधिक होगी, जिससे अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, यानी वस्तु की कीमत कम और ज़्यादा होने से ही वस्तु की पूर्ति भी कम और ज़्यादा होती है, यानी उसके अनुसार ही उत्पादन किया जाता है, जिससे अर्थशास्त्र में पूर्ति के नियम के रूप में जाता है। इससे ये जो होता है वस्तु की पूर्ति के कम और ज़्यादा, यानी वस्तु की कीमत कम और ज़्यादा जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से वस्तु की पूर्ति बाजार में होती है। इसे ही क्या कहते हैं, पूर्ति का नियम इसे कहते हैं, यानी पूर्ति किस प्रकार से होगी, वस्तु की कीमत के अनुसार होगी। पूर्ति के नियम को समझने के पूर्व पूर्ति के नियम की धारणा को समझना है, यानी पूर्ति का नियम क्या होता है, इससे पहले हमें क्या समझना आवश्यक है, हमें यह समझना आवश्यक है कि पूर्ति के नियम की धारणा, यानी किस प्रकार से इसकी धारणा होती है, क्यों होता है ये ऐसा, इसे समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। पूर्ति के नियम की धारणाएं, कीमत और पूर्ति के बीच संबंध के कई धारणाएं होती है। अब किसी भी चीज के हो, एक के पीछे एक, ऐसा तो हो नहीं सकता, एक वस्तु के पीछे कई कारणों का समावेश इसमें होता है। पूर्ति को असर करने वाले विविध परिबल में से कीमत के अलावा तमाम परिबलों को स्थिर मान लिया जाता है। कीमत एक ऐसी है कि कभी भी देखो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, यानी हम इसको एक स्थिर चीज नहीं मान सकते। जब बाजार में वस्तुएं कम होती है तो वही चीज़ें हमारी महंगी हो जाती है। अभी आप मार्केट में जाओगे तो अभी मान लीजिए जैसे एज एग्जांपल, जैसे सब्जी मार्केट में जाओगे, हो सकता है प्याज वगैरह की, आलू वगैरह की आवक कम हो सकता है, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन इनकी कीमत अभी बहुत ज़्यादा 70 रुपये किलो में प्याज अभी हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या हुआ कि ये वस्तुएं नहीं आ रही, पूर्ति नहीं हो रही, तो वस्तु की कीमत बढ़ा करके ये लोग अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी पूर्ति करनी है तो ये कीमत बढ़ा देंगे। केवल वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए तो पूर्ति का नियम समझा जा सकता है, यानी जो वस्तु है, जो उत्पादित वस्तु है, उसकी कीमत क्या है, अगर ये ध्यान में लगा लिया जाता है, उस कीमत के अनुसार ही लोगों की जब पूर्ति की जाती है तो उनका ध्यान सीधा कहाँ पे जाता है, पूर्ति के नियम पर, यानी पूर्ति लोगों की किस प्रकार से की जा सकती है। इसका यह अर्धघटन नहीं करना चाहिए कि कीमत की तुलना में अन्य परिबलों की पूर्ति पर असर कम है। नहीं, कीमत ही मेन ऐसा कारण है जिससे पूर्ति के नियम को फर्क पड़ता है। बाजार में पूर्ति किस प्रकार से हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी कीमत पे ही डिपेंड करती है। वास्तव में अन्य परिबलों में से कोई भी एक परिबल पूर्ति पर कीमत से अधिक प्रभावशाली हो तो पूर्ति के नियम की धारणा नीचे दर्शाई गई है। फिर भी कोई कारण कहीं ऐसा होता है कि कीमत के अलावा और दूसरे कोई कारण है और कोई धारणा है, तो उसको समझने के लिए ये हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला है, उत्पादन के साधनों की कीमत में कोई कमी वृद्धि नहीं होती, यानी जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, जो साधन उसमें लगाए जा रहे हैं, ना उसकी कीमत में कोई कमी हो रही है साधन में, ना ही उनमें कोई बढ़ोतरी हो रही है, यानी जितने का आ रहा था उतना का ही अभी खर्चा आ रहा है। अर्थात उत्पादन के साधनों की कीमत स्थिर है, यानी जो भी उत्पादन किया जा रहा है उनके अंदर जो उत्पादन के जो साधन लगाए जा रहे हैं, जो मशीनी टेक्नोलॉजी, यंत्र वगैरह, श्रमिक वगैरह जो भी लग रहे हैं, अगर उनकी कीमत कम और ज़्यादा नहीं हो रही है तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, किसमें, पूर्ति में। सेकंड पॉइंट है, उत्पादन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात टेक्नोलॉजी का स्तर भी स्थिर है। अगर मान लीजिए जैसे वस्तु जो उत्पादन कर रहा था वो वैसे ही वस्तु का उत्पादन अभी भी हो रहा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, यानी जो टेक्नोलॉजी, जिन यंत्र मशीनों के द्वारा पहले उत्पादन हो रहा था उसका ही अभी भी उत्पादन हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी एज इट इज वही सब चीज़ चल रही है, तो भी पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उत्पादन उतना ही होगा और पूर्ति भी उसकी मात्रा में ही की जाएगी। तीसरा पॉइंट है, अन्य वस्तुओं के भाव स्थिर रहे
और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी वस्तुओं के भाव, यानी जो कच्चा माल वगैरह है जो भी, तो अगर उसके भाव भी कम ज़्यादा नहीं हो रहे, जो थे पहले वही अभी भी हैं, तो भी उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी पूर्ति कीमत में फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जो सामान पहले जितने का ला रहे थे आज भी वो उतने का ही आ रहा है, तो उसके कारण भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, बाजार में भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें स्थिर है। अगर फिर इसका चौथा कारण क्या है कि बाजार में जो वस्तुएं निकालेंगे आने वाले समय में अगर उनकी कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना कम कीमत होगी ना ज़्यादा होगी, जितना हम माल अभी भेज रहे हैं, जितनी कीमत में हम अभी अपनी वस्तुओं को बेच रहे हैं बाजार में, अगर उतनी ही कीमत आने वाले समय में भी मिलती है तो भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर कीमत कम ज़्यादा होती है तो समस्या खड़ी होती है, लेकिन जब आने वाले समय में कोई ऐसी समस्या आने वाली ही नहीं है तो उसके कारण भी पूर्ति में परिवर्तन नहीं होगा या फर्क नहीं पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है, अन्य परिबल जैसे कि सरकारी नीति, वाहन व्यवहार की सुविधा, प्राकृतिक परिबल, पीढ़ियों की संख्या इत्यादि। या अन्य परिबल जैसे कि सरकारी नीति, यानी सरकार ने कोई नियम अलग से अचानक नहीं बनाए, जो पहले नियम थे वही चल रहे हैं। वाहन व्यवहार की सुविधा, वाहन व्यवहार भी ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा हो गया, वाहन जो सुविधाएं पहले दी जा रही थी अभी भी उतनी ही है, तो माल वाहन जरूरी है क्योंकि उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन उस माल को लाना ले जाने का काम भी किया जाता है, उनकी सुविधा भी होनी चाहिए। अगर उनके में भी कमी हो जाती तो पूर्ति में कमी होती, लेकिन अगर वो सुविधा भी एज इट इज पहले जैसी थी वैसे ही अभी भी है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्राकृतिक परिबल जैसे बारिश वगैरह, अकाल, भूकंप, ये कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पीढ़ियों की संख्या में भी अगर मान लीजिए जितने व्यवसाय कंपनियां जो उत्पादन कर रही थी आज भी वो कंपनियां उतना ही उत्पादन अगर करती हैं तो, और उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं हो रही, मतलब कमी नहीं हो रही है, ज़्यादा होगी तो उत्पादन ज़्यादा होने वाला है, लेकिन अगर पीढ़ियां बंद नहीं कर रही है, कम नहीं कर रही है तो भी ये पूर्ति में इसका फर्क नहीं पड़ेगा। ये पांचों पॉइंट थे जो पूर्ति के नियम की धारणाओं को समझने के लिए आवश्यक थे। तो अभी हमने पढ़ा, आज हमने पढ़ा ये जो व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति थी, इसको हमने एक आकृति के माध्यम से पढ़ा, उसके बाद फिर हमने पूर्ति फलन, और जो इसमें ये जो डायग्राम है ये जो सूत्र है, फॉर्मूला है, इसे आपको याद करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आप ये कुछ ही नहीं कर सकते। फिर हमने जो पूर्ति के नियम थे, पूर्ति का नियम क्या होता है, यानी पूर्ति किस प्रकार से की जाती है, पूर्ति कीमत के ऊपर निर्भर करती है, अगर कीमत कम ज़्यादा होती है तो उसके अनुसार ही पूर्ति भी कम ज़्यादा होती है। फिर हमने पूर्ति के नियम के ये जो 5 पॉइंट थे हमने पढ़े। अगर किसी भी चीज़ में पहले की अपेक्षा कुछ परिवर्तन नहीं होते हैं तो ये धारणा रहती है कि पूर्ति जो पहले हो रही थी अभी भी उस वस्तु की पूर्ति उतनी ही होने वाली है। और तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, आगे का लेक्चर हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो आपको ये डायग्राम अपनी आंसर शीट में बनाना है, यानी नोटबुक में बनाना है, क्योंकि बहुत हार्ड वाले चैप्टर आ रहे हैं अभी आपके, बाद में तो काफ़ी इजी आ ही जाएंगे, लेकिन अभी आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। और इसमें कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे पूर्ति की अनुसूची एरिया, और इधर के अगर मान लीजिए पहले के भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही इनमें से भी, स्टार्टिंग में से भी, तो भी आप कॉल करके पूछ लेना। और ये डायग्राम पक्का बनाना है, कल कुछ और डायग्राम के साथ हम पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको टिक करवा दूंगी, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर है, ये भी हमें टिक करके और अपने आंसर शीट में लिखने हैं। तो आज हमने ये सब पढ़ा। इसमें अगर आपको कोई भी इन 5 पॉइंट में या इसके डायग्राम में आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें वो कॉल करके पूछ सकते हो। तो क्योंकि अभी कोविड का चल रहा है तो पता नहीं स्कूल तो कब ओपन होंगी, ये कह नहीं सकते, फिर भी स्कूल की तरफ से आपके लिए काफ़ी अच्छी हेल्प करने की उन्होंने कोशिश की है। हमारे कुशाल सर और महेंद्र सर ने बहुत अच्छा काम किया है ताकि आपकी ये जो स्टडी है इसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं हो। पूर्ति के नियम को और इनको सबको पढ़ना बच्चों। अब पहले के जो 3 चैप्टर मैंने कराए हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, अब
कल हाँ अभी हम अभी को ही पढ़ेंगे ताकि आप भी कंफ्यूज नहीं हो। तो थोड़ा सा ध्यान रख के अभी एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है हम नया सब्जेक्ट लेके बैठेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों। और मेरी तो उम्मीद यही है, आपसे आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समय के अनुसार इनको पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। कोई समस्या आएगी तो आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। बाय बच्चों।